हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी को, भारतीय संविधान को, और इससे जितने भी परीक्षाएं हैं आपकी एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीएचएसएल और यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे, इन सभी परीक्षाओं को हम कवर करते हुए चलेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं वो सभी हमने इस क्लास में लिए हैं, तो सभी क्लासेस को आप अच्छे से देखेंगे। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। चलते, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। यहाँ से ये स्टार्ट होती है कहानी। इसमें क्या था कि महाराजी जो एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। ठीक है। और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद 1765 में जो हुई थी वो कौन सी संधि हुई थी? आपकी इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कंपनी जिसका कार्य केवल व्यापारिक उद्देश्यों तक ही सीमित था, परंतु 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व व दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके साथ ही भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनने का प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। ब्रिटिश की संसद विभिन्न प्रकार के कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण करती रही। इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार की। अब क्या था कि भारत का जो संवैधानिक विकास था वो दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? आपका दो भागों में। किस प्रकार से बटा? ध्यान से समझेंगे। एक भाग था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता था, दूसरा था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता था। दो भाग थे इसके। तो इसमें जो थे आपके वो थे रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का अधिनियम, चार्टर एक्ट, और आपके चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1803, चार्टर एक्ट 1853। ये जो आते थे ये सभी ये आते ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और ये थे आपके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये सभी जो थे वो थे आपके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है। अब हमें ये सभी पढ़ने। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो आते थे अधिनियम वो। ठीक है। तो सबसे पहला है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तात्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है, द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश 1773 में पारित की गई। ठीक है। ये यूपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन भी पूछा है। ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? आपके ब्रिटिश के प्रधानमंत्री। और क्या हुआ इसमें? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया। 1773 के एक्ट द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वो कौन था? आपका वारेन हेस्टिंग। ठीक है। यूपीएसआई 2021 में और पेट 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या हुआ आगे? गवर्नर जनरल की एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 अन्य सदस्य भी शामिल किए गए। एसएससी जीडी 2017 में क्वेश्चन बना यहाँ से। कौन कौन से थे 4 सदस्य? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल, ये 4 सदस्य थे इसमें। और क्या हुआ इस एक्ट के द्वारा? इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल 4 लोग थे। एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और एक 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके एलिजा इम्पे। नोट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उच्च न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है कि किसके द्वारा उच्च न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय किया गया था? तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग साहब। तो अभी हमने बताया था आपका जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? आपके कोलकाता में जो बना था उसका सर एलिजा एम्पे। और अन्य न्यायाधीश में 3 थे आपके, चैम्बर्स, लिमेस्टर व जॉन हाइड। ठीक है। टोटल 4 सदस्य थे। एक और पॉइंट याद रखना है आपको, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा
भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था 1773 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1781 का, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ था वो पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वो हमने लिखा है। यह 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो 1773 के जो एक्ट में कमियां रह गई थी उसे सही करने के लिए 1781 का जो एक्ट लाया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आया आपका 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला पॉइंट, ये CHSL 2020 में क्वेश्चन आया है यहाँ से, दो भागों में। पहला भाग था आपका वाणिज्यिक कार्य यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा था आपका राजनीतिक कार्य यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें जो सदस्य थे वो आपके 6 थे। ठीक है, अब यहाँ से गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर की शक्तियों को रद्द कर दिया गया। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर की शक्तियों को रद्द कर दिया किसने? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट आपको याद रखना है 1786 का अधिनियम। ये क्या था? इसमें 2 पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट थे, वो ही पॉइंट लिए हमने कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था, और दूसरा पॉइंट है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी 1786 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है आपका चार्टर एक्ट 1793। समझते हैं इसको हम। इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं ओनली। इसके द्वारा भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी कि जो एकाधिकार है वो 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया व्यापार करने के लिए। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा। दूसरा पॉइंट था इसके द्वारा कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। ये 2 पॉइंट इंपोर्टेंट थे इसके। नेक्स्ट एक्ट है आपका चार्टर एक्ट 1813। कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत कर दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। UPSI में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। और अगला पॉइंट है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, अगला एक्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या हुआ है समझते हैं। चाय और चीनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार का भी अंत कर दिया गया। चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था उसका अंत कर दिया गया एक्ट 1833 के द्वारा। अगला, शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, जिसके द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो भारत का जो गवर्नर जनरल जो बना था फर्स्ट, वो बना था आपका विलियम बेंटिंक। ठीक है, याद रखना UPSI 2021 में क्वेश्चन पूछा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और गवर्नर की परिषद में एक विधि सदस्य को भी जोड़ा गया था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। और क्या किया गया इस एक्ट में? प्रथम विधि सदस्य, तो प्रथम विधि सदस्य जो बने थे लॉर्ड मैकाले थे। तो क्वेश्चन SI में पूछा गया है और सीधा क्वेश्चन पूछा गया प्रथम विधि सदस्य कौन थे, तो आप आंसर देना है लॉर्ड मैकाले। गवर्नर जनरल को विधि आयोग बनाने का अधिकार दिया गया तथा मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया था वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, पाश्चात्य विवाद को सुलझाने के लिए विलियम बेंटिक ने मैकाले को सौंपा शिक्षा का फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, शिक्षा का क्या सौंपा था? शिक्षा का फिल्ट्रेशन थ्योरी। अगला पॉइंट, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। फिर मैकाले ने किस पे जोर दिया? सबसे ज़्यादा अंग्रेजी शिक्षा पर। और अगला पॉइंट है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए।
ये भी चार्टर एक्ट 1833 में बताया गया था। आगे पॉइंट है 1829 में विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया गया था। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है आपका और मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेखपाल परीक्षा में पूछा गया है ये 22 में। अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1853। इसको समझेंगे। कंपनी के भारतीय प्रदेश एवं राज्य को ब्रिटिश क्राउन के न्यास ट्रस्ट के रूप में है। ये चार्टर एक्ट 1853। दूसरा पॉइंट है कंपनी के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को बांटा दिया गया इसी एक्ट के द्वारा। प्रथम बार विधान परिषद की स्थापना की गई इसी एक्ट के द्वारा। इसके द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई 1853 एक्ट के द्वारा। विधि सदस्यों को पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला। बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई। इसके द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। भारत में सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस। भारत में प्रतियोगी परीक्षा के जनक लॉर्ड डलहौजी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले। भारत के प्रथम ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना रजम मल्होत्रा। भारत की प्रथम नेत्रहीन महिला IAS प्रांजल पाटिल। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858। इसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इसे 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। अगला पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन का अंत करके ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया था। इसके द्वारा ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में लिया था। भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय, ठीक है, गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858। अगला पॉइंट, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग साहब। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी समाप्त करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सृजन किया गया। तो ये पॉइंट याद रखना है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सृजन किया गया। इसके द्वारा भारत सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन की संपूर्ण नियंत्रण की शक्तियां निहित थीं। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई इसी अधिनियम के द्वारा। आगे हमारा जो अधिनियम है वो है भारत परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जो कि आपातकाल में 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। ये आपके 1861 के भारत परिषद अधिनियम में किया गया है। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी की गई इसी में, और बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून निर्माण का अधिकार देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद 3 भारतीयों को भी शामिल किया। बनारस के राजा देवनारायण, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह और सर दिनकर राव, इन तीनों लोग को शामिल कर लिया 1861 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, आपको याद रखना है भारत परिषद अधिनियम 1892। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम में हुई, 1892 के अधिनियम। जैसे गैर सरकारी सदस्य, नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्यिक मंडल। अगला पॉइंट, भारतीय सदस्यों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला पॉइंट, व्यवस्थापिका में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी इसी एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मार्लोमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मॉडले इंग्लैंड में भारत के सचिव थे उस टाइम, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो भारत के कौन थे, वायसराय। उद्देश्य क्या था इसका, 1892 के एक्ट में सुधार एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना
करना। पॉइंट है आपका, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई इसी एक्ट के द्वारा। और क्या किया गया, मुस्लिम हेतु सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई, ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा। नोट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को याद रखना है। फूट डालो और शासन करो की नीति, ये आपकी कौन लेके आए थे, मिंटो ने अपनाई थी, फूट डालो और शासन करो। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे, तो ये भी पॉइंट आपको है। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य, तो आंसर होगा इसका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। भारत परिषद में 2 सदस्यों केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त किया गया था, ठीक है, ये 2 सदस्य नियुक्त किए गए थे, ठीक है। तो ये था हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909। अब पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, तो याद रखना, सीधे सीधे पूछ लेता है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1919 को, ठीक है। मॉन्टेग्यू इंग्लैंड में भारत के महासचिव थे इंग्लैंड में, और चेम्सफोर्ड भारत के कौन थे उस टाइम, वायसराय। नेक्स्ट, इसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, ठीक है। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, वो था आपका भारत शासन अधिनियम 1919। प्रथम बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग भी इसी अधिनियम के द्वारा में किया गया था। केंद्र में 2 सदनी विधायिका की स्थापना की गई थी इसी अधिनियम के द्वारा। कौन कौन से थे, राज्य परिषद, उच्च सदन यानी कि जिसमें 60 सदस्य होंगे आपका, और केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन जिसमें आपके सदस्य होंगे 144। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत तथा महिलाओं को भी मताधिकार का अनुमति दी गई थी इसी अधिनियम के द्वारा। देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग का गठन इसी अधिनियम के द्वारा किया गया, और केंद्रीय बजट से राज्य बजट को पृथक किया गया था इसी अधिनियम के द्वारा। पहली बार केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा भी इसी अधिनियम में हुआ है, और केंद्र सूची के विषय पर केंद्र मंडल का, और राज्य सूची के विषय पर प्रांतीय विधानमंडल का। इसी अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, ठीक है, और द्वैध शासन के जो जनक थे वो थे लियोनेल कार्टेस। नेक्स्ट अधिनियम है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, बना था 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से इसी दस्तावेज के अनुसार होता था। इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा था, तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, वो पड़ा है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 का। अगला पॉइंट, यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 आपकी अनुसूचियां थीं इस अधिनियम में। अगला पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। नेहरू ने क्या कहा है, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, ये आपका नेहरू द्वारा बोला गया है। पॉइंट अगला, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई इसमें। इस अधिनियम से 6 प्रांतों में 2 सदनी विधानमंडल की स्थापना की गई। 6 प्रांत कौन कौन से थे, बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, असम, संयुक्त प्रांत, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ किया गया। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति की गई, और 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस। देश की मुद्रा एवं साख नियंत्रण के उद्देश्य में रिजर्व बैंक की भी स्थापना इसी अधिनियम में हुई थी। केंद्र एवं राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची, संबद्ध सूची के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा इसी अधिनियम में है 1935 में।
इसमें विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया गया। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया सीधा सीधा। किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो 1935 के अधिनियम। अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार वायसराय गवर्नर जनरल को दिया गया। 1937 में बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, 1937 में। बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। अगला पॉइंट, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, यह ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण था। विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के बीच वितरण का प्रावधान किया गया इसी अधिनियम के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कौन लेके आया था, क्या था, वो समझते हैं। लॉर्ड लिलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो किसने रखा था अगस्त प्रस्ताव? लॉर्ड लिलिथगो ने। 8 अगस्त 1940 डेट याद रखनी। तो इस जो प्रस्ताव था इसके निम्न प्रावधान थे। पहला था भारत के लिए डोमिनियल स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। और क्या था? भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। वायसराय की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया जाएगा। ये पॉइंट थे। नोट क्या है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको, यूपीएसआई में क्वेश्चन भी पूछा गया। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति 1915 में जिमरमैन योजना के तहत स्थापित की गई थी। आयोजक कौन कौन थे इसमें? वीरेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ, लाला हरदयाल, निर्मन, विदेश मंत्रालय के सहयोग से। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, तो डेट याद रखनी, 22 मार्च 1942। यह सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। इस मिशन में निम्न बातें कही गई थी। क्या क्या कही गई थी? कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के तुरंत अब भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। ठीक है। दूसरी बात की गई, पूर्ण औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की जाएगी। महात्मा गांधी, भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। ठीक है। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने तथा भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल ने इस योजना की घोषणा की, जिसे हम वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। योजना के जो उद्देश्य थे वो क्या थे? पहला पॉइंट है आपका, भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने के लिए एक प्रकार की अंतरिम व्यवस्था। दूसरा था आपका, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। तीसरा पॉइंट था, भारत परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। चौथा पॉइंट था, भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा तथा शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। योजना असफल क्यों हुई? कांग्रेस ने अखंड भारत का आग्रह किया, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही। ये योजना के असफल होने का कारण था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था, जिसमें 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया। पॉइंट है, इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुसलमानों सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी, लेकिन कांग्रेस इस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं हुई। मुस्लिम लीग के इस अतार्किक प्रस्ताव के कारण 25 जून से 14 जुलाई तक चलने वाला मिशन शिमला सम्मेलन अंततः असफल हो गया। तो ये भी कैसा रहा आपका? असफल रहा। ठीक है। नेक्स्ट आया आपका इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946, और इसी के द्वारा आपका संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन किया गया था। ठीक है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और कल हम जो बात करेंगे वो कैबिनेट मिशन से स्टार्ट करेंगे।
कि कैबिनेट मिशन से आगे की जो कहानी थी वो किस प्रकार रही, किस प्रकार से कौन कौन चुना गया है, उन सभी की हम बात करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से लाइक करें, शेयर करें और चैनल से पहली बार जुड़े हों तो आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं।